हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? फाइनली वी आर बैक विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यस, फाइनली 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 हमने ये चैप्टर खत्म कर ही दिया, है ना। ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया। यस, सो फाइनली हम लोग ऑलरेडी सुबह की मतलब दोपहर की 12 बजे की क्लास में मिले थे, हमने वही खत्म कर दिया था। लेकिन बस तुम्हारा ये ग्लॉसरी टर्म, एनसीईआरटी क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस शीट जो तुम्हारे लिए बनती है, बस उसको प्रिपेयर करना और बचा था, है ना। तो मैंने सोचा इसको भी संडे को करके खत्म करते हैं एंड मंडे से नए दिन, नया नया दिन, नया चैप्टर की हम शुरुआत भी कर देंगे। ठीक है। कैसा रहा? बहुत देर का लंबी लंबा गैप हो गया। अच्छे से लंच वगैरह सबने किया कि कोई ऐसा तो नहीं जिसने खाना नहीं खाया है? हाँ, भूख लगी है तो प्लीज खा लेना, ठीक है। मतलब प्लीज खा लो। और प्लस अभी तो 7 भी बज गया ना, तो शाम का भी समय हो गया, तो आई होप तुम लोगों ने लंच अच्छे से कर लिया और अभी भी कुछ खा लिया होगा, स्नैक्स वगैरह ले लिया होगा, चाय कॉफी कुछ भी पिया होगा, ठीक है, कि तरोताजा तुम फील करोगे और ये छोटी सी क्लास को जल्दी जल्दी समझ लोगे, है ना। यस। इस क्लास में जैसा कि तुम जानते हो, ये क्लास में हम कुछ ऐसा वो नहीं है कि हम कुछ लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में जो भी तुम्हारे ग्लॉसरी है, जो भी तुम्हारा एनसीईआरटी है, जो भी तुम्हारे प्रैक्टिस शीट्स हैं, उसको हम एक बार ओवरव्यू करेंगे। और प्लस ये इसमें तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी तुम्हें भेजने वाली हूँ। कहाँ? तुम तो पता ही है, और जिसको नहीं पता है वो ये जान लो कि टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। तब तक हम बात करेंगे, वो सब हम करेंगे, लेकिन मुझे बस तुम एक बार में ये बता दो, तुम सब ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ, मतलब 12 बजे क्लास ली थी, 12 बजे से 7 बजे के बीच तक, मतलब अप्रोक्स कितनी देर हो गए? 5 घंटे, है ना। नॉट 5 घंटे, सॉरी, 7 घंटे। 7 घंटे में कोई परेशानी वगैरह तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अगर कुछ भी है, कुछ भी अगर तुम्हें शेयर करना है तो मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। तो अपन लोग फिर बात करते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, वेलकम बैक। कम 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 कम, ओके, कम बैक कम बैक कम बैक। जैसा तुम जानते हो, सबसे पहला हम लोग अब इसमें हम अपना परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम बिहेवियर एनालिसिस पढ़ चुके हैं, उसमें हम काफी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, हम चैप्टर की समरी भी पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर, ये वाला जो वीडियो होगा ये काफी छोटा होगा, क्योंकि हम इसमें फटाफट ये सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल बी डन। तो सबसे पहले हम ग्लॉसरी टर्म से शुरुआत कर लेते हैं। तो ग्लॉसरी टर्म में सबसे पहला टर्म एनल स्टेज है। अरे यार, फिर से आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। सबसे पहला हमारा जो है वो है एनल स्टेज। सबसे पहले हमारा एनल स्टेज। एनल स्टेज हमने कहाँ पढ़ा था? फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल, यस, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था उनके हिसाब से, फ्रॉइड के हिसाब से क्या था कि पर्सनालिटी की जो डेवलपमेंट होती है वो इन एक साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बेसिस पे होती है, बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो इसमें जो एनल स्टेज था वो सेकेंड स्टेज था फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस का, जहां पर उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो भी बच्चे को जो प्लेजर, जो खुशी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? वो अपने जो, उनको पहली बात उस एज में उनको क्या सिखाया जाता है? टॉयलेट्री। क्यों? क्योंकि बच्चों का मतलब पेरेंट्स पे का प्रेशर होता है सोसाइटी की तरफ से कि इन लोगों को अब सिखा देना चाहिए, अब इन लोगों की उम्र हो गई है टॉयलेट्री में। तो वो सिखाने के दौरान ही जब बच्चे को पता चलता है कि उनके पास एक कंट्रोल है कि वो अपने जो डेफिकेशन है उसको, जो तुम्हारे लैंग्वेज में 2 नंबर है, उसको अगर वो होल्ड कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं, उसका जब उन लोग के पास वो जो फोकस होता है ना, यहाँ पे उनको इसी चीज के ऊपर खुशी मिलती है कि उनके ऊपर एक कंट्रोल है उनके पास, कि वो किसी चीज को पकड़ के भी रख सकते हैं और किसी चीज को रिलीज भी कर सकते हैं, है ना। तो यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें प्लीज ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा था आर्कीटाइप। आर्कीटाइप क्या होता है? आर्कीटाइप किसने दिया था? यूंग ने दिया था।
जहाँ पे इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बेसिस पे है, ये उसी का पार्ट है। कुछ ऐसे इमेजेस जो हमने अपने पूर्वजों से इनहेरिट किए, हमने कुछ सीखा नहीं, इनहेरिटेड है, ठीक है। कुछ ऐसे इमेज और सिंपल जो इनहेरिटेड होता है। उसके बाद आता है कार्डिनल ट्रेट। किसने दिया था? एल्पोर्ट ने। क्या बोला था? एक ऐसा ट्रेट जिसके बेसिस पे उस इंसान को जाना जाता है, उस इंसान को हम उस ट्रेट से एसोसिएट कर देते हैं, और उस ट्रेट को हम उसी इंसान की वजह से ही जानते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला है, तो उनको हम किस चीज से जानते हैं? कि वो काफी नॉन वायलेंट इंसान थे। महात्मा गांधी कैसे इंसान थे? नॉन वायलेंट। तो नॉन वायलेंस जब हम बोलते हैं तो किसका नाम याद आता है? महात्मा गांधी का। या अगर हम प्यार और ममता की बात करें तो हमें किसका नाम याद आता है? मदर टेरेसा का। तुम्हारे अगर इसमें बात करें तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो किसका नाम याद आता है तुम्हें? प्रशांत सर का, ऑफ कोर्स, समृद्धि मैम का, है ना। अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो किसका नाम याद आता है? दिगराज सर का। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो किसका नाम याद आता है? ऋतिक सर का, शोभित सर का। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो किसका नाम याद आता है? मंगोलिया मैम का, है ना। तो मतलब मैंने, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा हर एक चीज, जब हमने सब्जेक्ट को इंसान से, हम उस टीचर से एसोसिएट कर देते हैं, हम उस टीचर को उसी सब्जेक्ट की वजह से ही जानते हैं, है ना। या वो सब्जेक्ट उस टीचर की वजह से जाना जाता है, जो भी तुम कहना चाहो वो कह सकते हो। तो एक ऐसा सिंगल ट्रेट जो इंडिविजुअल की पूरी पर्सनालिटी को डोमिनेट करता है, पूरी पर्सनालिटी। अक्षय कुमार किसके लिए जाने जाते हैं? जब भी हम डिसिप्लिन की बात करें, कौन आता है नाम दिमाग में? अक्षय कुमार। तो डिसिप्लिन एक ट्रेट हुआ जो अक्षय कुमार की पूरी पर्सनालिटी को डोमिनेट करता है, ऐसा समझ सकते हैं। यस। अब आ जाता है फिर सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट क्या होता है? ये कुछ ऐसे ट्रेट्स, 5 से 10 ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो हमें, जो दूसरों पे इंप्रेशन बनाने में हमें हेल्प करते हैं। और फिर आ जाता है हमारा क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। किसने थेरेपी दी थी? कार्ल रॉजर्स ने, है ना। थेरेप्यूटिक अप्रोच है कार्ल रॉजर्स का, जहां पे थेरेपिस्ट क्लाइंट को हेल्प करता है अपनी ट्रू फीलिंग, ट्रू पोटेंशियल और अपने टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पे पहुंचने का, और ये जानने का कि वो अपने आप को कैसा वैल्यू करते हैं। क्लैरिफाई देयर फीलिंग्स एंड कम टू वैल्यू हु दे आर। वो अपने आप को, पहली बात क्लाइंट इसमें मतलब जो थेरेपिस्ट है वो क्या हेल्प करता है? थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस, ट्रू थॉट और हर चीज को जान सके और ये समझ सके कि वो कौन है, उस चीज की वो वैल्यू कर सके, है ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का किसने दिया था टर्म? कार्ल यूंग ने। उन्होंने क्या कहा था? ये एक ऐसा अनकॉन्शियसनेस है जो सारे ह्यूमन बीइंग में मिलता है। अनकॉन्शियस का एक छोटा सा इनहेरिटेड पोर्शन है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये अनकॉन्शियसनेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। फिर आ जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। किसने दिया था इसका टर्म? फ्रॉइड ने। इन्होंने क्या कहा था? डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा तरीका है जिससे ईगो अपने आप को किसी भी तरीके की एंजाइटी, एंशियस फीलिंग से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, in which the ego unconsciously tries to cope up with an unacceptable id impulse as in rejection, ये सब। उसके बाद आता था हमारे पास ईगो। ईगो क्या होता है? ईगो इज समथिंग जो इड और सुपर ईगो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है ना। उसके बाद आता है हमारे पास एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्ट कौन होते हैं? जो लोग काफी एक दूसरे से, काफी लोगों के अराउंड रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, लोगों से बात करना पसंद करते हैं, है ना। तो वो वाले लोग। और जो ये सब नहीं करते वो कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होता है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो अभी हमने पार्ट 9 में पढ़ा था, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज व्हाट? थ्योरी दैट पीपल आर बेसिकली गुड। मतलब ये थ्योरी क्या है? जो इंसानों को देखती है कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इंसान को देखती है, और ये भी देखती है कि उस इंसान में कितना पोटेंशियल है एक अच्छे लेवल पे पहुंचने का, है ना। फिर आ जाता है इड। इड क्या है? छोटा बच्चा जिसकी एक जरूरत है, जो उसको अभी के अभी चाहिए। एक इम्पल्सिव और अनकॉन्शियस पार्ट है साइकी का, जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। उस चीज से उसको खुशी मिलती है जब वो इमीडिएटली उसको मिल जाता है ना। और डीपेस्ट पार्ट है हमारे माइंड का। उसके बाद आइडल सेल्फ क्या? जो हम बनना चाहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ईगो, ईगो आइडल या आइडलाइज सेल्फ इमेज।
ठीक है। फिर आ जाता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। किसने दिया है इसका टर्म? एडलर ने। उन्होंने क्या बोला है, एक ऐसा फीलिंग जो कब डेवलप होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बस का नहीं है, तो तब हमारे अंदर ये कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। डेवलप्ड बाय एडल्ट्स who have not been able to overcome the feeling of inferiority, जो उन्होंने बचपन में ही डेवलप कर ली थी, ठीक है, जो उन्होंने बचपन में डेवलप कर लिया और वो बड़े होके भी उस इंफीरियोरिटी को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तब जो उनको जो फीलिंग आती है, दैट इज कॉल्ड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। फिर आ जाता है इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन का ऑपोजिट इंट्रोवर्जन। जो लोग काफी बात वगैरह नहीं करते हैं लोगों से, शांत रहते हैं, चुप चुप से रहते हैं, ये नहीं कि वो दुखी है, बट वो उनको अकेले रहना, लोगों से कम बात करना पसंद है। फिर आ जाता है लेटेंसी पीरियड। तो ये लेटेंसी पीरियड कब आता है? ये वो पीरियड है जब बच्चा अपने ज्यादा और अदर एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा सबलीन, मतलब ज्यादा वो हो जाता है, इंटरेस्टेड हो जाता है, और उसके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल एक्टिविटी वाला जो फीलिंग है ना, वो कम हो जाता है। ठीक है। फैलिक और जेनाइटल स्टेज के बीच में ये एरिया आता है, तो बच्चा इसमें ज्यादा चीजें सीखता है, अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंगेज करता है। फिर आ जाता है लिबिडो। लिबिडो क्या है? जो इड को एनर्जाइज करता है। ठीक है। इट्स अ नॉर्मल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेक्सुअल एक्सप्रेशन। फिर मेटा नीड्स क्या है? मेटा नीड मतलब ग्रोथ। जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड है, तो उसमें जो टॉप पे है ना, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, एस्थेटिक नीड, ये सब जो है वो तभी सेटिस्फाइड होंगी जब आपकी लोअर नीड सेटिस्फाइड हो। तो मेटा नीड्स मतलब ये सारे नीड्स, ऊपर के टॉप लेवल की नीड्स, ये तभी सेटिस्फाइड होंगे जब नीचे की नीड सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है। फिर आ जाता है इडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस मत बोल देना इसको, इडिपस कॉम्प्लेक्स है ये चैप्टर का ना, ये थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। तो इसमें क्या है? इडिपस कॉम्प्लेक्स। इडिपस कौन होता? इडिपस का स्टोरी था। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है कि एक जो छोटा बच्चा है, उसको अपने माँ की तरफ अट्रैक्शन है, और अपने फादर से उसको डर लगता है कि उसके फादर को अगर पता चला कि उसको अपनी माँ पे की तरफ अट्रैक्शन है, प्यार है, तो वो फादर उसको पनिशमेंट देंगे। सिंपल यही है। ठीक है। फिर आ जाती है पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब अपने बारे में अवेयरनेस, जो तुम्हें दूसरे से अलग बनाती है, कि तुम दूसरे से अलग हो कैसे, किस किस चीजों पे तुम दूसरों से अलग हो, तो वो अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ। ठीक है। फिर आ जाता है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज ही है जहां पर ये इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है, जहाँ पे जेनाइटल से प्लेजर मिलता है ना, और दोनों मेल और फीमेल में ये इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती है? कुछ ऐसे ये लाइक लेस स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड चीजें हैं जिसके ऊपर इंसान अपने अनकॉन्शियस मोटिव, फीलिंग, एक्सप्रेशन को प्रोजेक्ट करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ वेग, एम्बिगुअस, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस in order to elicit the individual characteristic mode of perceiving his or her world or behaving in it. वही है जो मैंने बोला, बस इसको थोड़ा फैंसी लैंग्वेज में लिखा है। साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या है? जहां पे जो बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है इन टर्म्स ऑफ मोटिव एंड ड्राइव्स। प्रोजेक्शन क्या है? एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जहां पर एक इंसान अपनी फीलिंग को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करता है, एट्रीब्यूट करता है। ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या हुआ? अनएक्सेप्टेबल, जो भी बिहेवियर हुआ उसको तुम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाते हो, वो भी अनएक्सेप्टेबल। When one attempts to explain failure or shortcoming by attributing to them more acceptable causes. Reaction formation क्या हुआ? Opposite emotion या opposite reaction form करना, in which a person denies a disapproved motive through a strong expression to its opposite. तुम्हें अपने रिलेटिव्स नहीं पसंद, लेकिन जब तुम्हें रिलेटिव्स तुम्हारे मिलते तुम इतने स्वीट हो जाते कि तुमसे अच्छा तो रिलेटिव और कोई हो ही नहीं सकता। रिएक्शन फॉर्मेशन। रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? जब हम अभी प्रेजेंट की सिचुएशन को डील करने के लिए अपने बचपन में चले जाते हैं, तो इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स अ रिटर्न टू बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अर्लियर स्टेज। ठीक है। और रिग्रेशन हम एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में भी यूज करते हैं। तो दो तरीके से रिग्रेशन होता है, दो तरीके का रिग्रेशन होता है, एक स्टैटिस्टिक वाला और एक डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा होता है रिप्रेशन, जो अनकॉन्शियसली हम अपने जो भी जिस चीज से हमें एंजाइटी हो रही है, उस चीज को हम अनकॉन्शियसली अपने अनकॉन्शियसली अपने अनकॉन्शियस माइंड में ढकेल देते हैं।
ठीक है, बिना उसको कन्फ्रंट कर। उसके बाद सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या, जो इंडिविजुअल की बिलीफ है अबाउट हर और हिज इफेक्टिवनेस, कि वो कितना काम का है, उसके अंदर क्षमता कितनी है, उसके अंदर क्या ये काम करने की क्षमता है कि नहीं है। एक्सपेक्टेशन दैट वन कैन मास्टर सिचुएशन प्रोड्यूस अ पॉजिटिव आउटकम, उसके अंदर कितना कंट्रोल है कुछ काम करने का, वो कितना अच्छा आउटकम ला सकता है, दैट सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, दैट इफेक्टिवनेस। फिर आ जाता है द सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, तुम्हारे अपने बारे में जो जजमेंट है, अपने वैल्यू, अपनी वर्थ के बारे में, तुम कितने वर्दी हो, तुम्हारी क्या वैल्यू, उसके बारे में तुम्हारा जजमेंट क्या है। फिर आ जाता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या, अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज और मॉनिटर करना। उसके बाद आ जाता है सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी, एक हुआ पर्सनल आइडेंटिटी, एक हुआ सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी क्या होता है, पर्सन इन अ सोशल सिचुएशन, उसका आइडेंटिटी है क्या, मदर है, डॉटर है, हिंदू है, मतलब उसका रिलीजन के बेसिस पे उसकी आइडेंटिटी क्या है, कास्ट पे उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी नेशनैलिटी पे उसकी आइडेंटिटी क्या है ना। ये सारी चीजें सोशल आइडेंटिटी जो पर्सनल आइडेंटिटी के साथ लिंक होती है। ठीक है, फिर आ जाता है सुपर ईगो, जो है हमारे पेरेंट्स एक तरीके से, जो हमें सही गलत का ज्ञान देते हैं, है ना। और तो ये हो गया। फिर आ जाता है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच क्या, ट्रेट अप्रोच वो अप्रोच जो ये देखना कि तुम्हारे अंदर बेसिक ट्रेट्स है क्या जो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करे। टाइप अप्रोच क्या, जो इंडिविजुअल को कुछ कुछ टाइप्स, कुछ कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। एंड अनकॉन्शियस क्या, एक ऐसा वे, एक ऐसा पार्ट हमारे माइंड का जिसके बारे में हम कंप्लीटली अनअवेयर। हो गया। इसके साथ हमने ग्लॉसरी पढ़ ली है, ग्लॉसरी 4 पेज की है, तो क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर था तो इतना बड़ा ग्लॉसरी भी हुआ। अब अपन लोग इसका पढ़ेंगे एक बार, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर एक बार ओवरलुक करेंगे कि क्या, ओवर थ्रू करेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहला सेल्फ क्या होता है, और सेल्फ इंडियन और वेस्टर्न नोशन से अलग कैसे है। इंडियन नोशन का सेल्फ वेस्टर्न नोशन से अलग कैसे, तो सबसे पहला सेल्फ क्या होता है, तो सेल्फ मतलब तुम्हारे अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, अपना आइडिया, थॉट, फीलिंग का जो टोटलिटी होता है, उसको हम सेल्फ बोलते हैं। सेल्फ को एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो करता भी है और जो अफेक्ट भी हो जाता है किसी से। ठीक है, अब अगर इंडियन नोशन और वेस्टर्न नोशन की बात करें, तो इंडियन नोशन में कोई बाउंड्री नहीं होती है सेल्फ और दूसरों के बीच में, लेकिन वेस्टर्न नोशन में ये बाउंड्री रिलेटिवली फिक्स्ड होती है। इंडियन नोशन में सेल्फ और बाकियों में कोई डाइकोटमी नहीं होती है कि सेल्फ सेल्फ हुआ, नेचर नेचर हुआ, नहीं। लेकिन वेस्टर्न में ये डाइकोटमी साफ साफ देखने को मिलती है। इंडिया में सेल्फ और इंडियन कल्चर में सेल्फ और अदर्स जो है वो एज अ ग्रुप अलग अलग ग्रुप नहीं होते, वो एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब सेल्फ जो है वो ग्रुप का पार्ट ही होते हैं। लेकिन वेस्टर्न में ये दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ के लोग जो इंडियन लोग हैं उनमें कोई इंडिविजुअलिटी मेंटेनेंस नहीं होती है। ग्रुप में भी जो ग्रुप मेंबर्स है, इन अ ग्रुप मेंबर्स की भी इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वेस्टर्न में ग्रुप मेंबर में भी इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो इसीलिए एशियन कल्चर्स कलेक्टिविस्टिक है और वेस्टर्न कल्चर इंडिविजुअलिस्टिक है। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी कहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज पढ़ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। ये क्या है, डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन कहाँ पढ़ा था, सेल्फ कंट्रोल में पढ़ा था। एंड व्हाई इज इट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर एडल्ट डेवलपमेंट, तो डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन मतलब सेल्फ कंट्रोल, मतलब तुम कैसे अपने जो भी तुम्हें चीज अच्छी लगती है तुम उसको कितना डिले कर सकते हो, अपने आप को उस चीज से खुश करने के लिए, उसको कितना तुम दूर कर सकते हो, कितना तुम उसको डिले कर सकते हो। ठीक है, और बाद में उस चीज पे तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये क्यों जरूरी है एडल्ट डेवलपमेंट में, बिकॉज ऐसे बहुत, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में हमें कोई कोई प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी नीड को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये सेल्फ कंट्रोल होने से हम, हमारे अंदर वो विल पावर डेवलप होती है। तो एनी सिचुएशन ऑफ लाइफ रिक्वायर रेजिस्टेंस टू सिचुएशन, प्रेशर एंड कंट्रोल ओवर आवरसेल्फ। ठीक है, तो अगर एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ता है जिस तरीके से हम चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड विल पावर। और ये जो है इसको करने से हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो भी फुलफिल होते हैं।
और इंडियन कल्चर में जो ये रोजा और व्रत का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे हमें हमारा सेल्फ कंट्रोल ही डेवलप होता है। क्या क्या तरीके हैं इसको करने के? एक है ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, जो तुम्हें कंट्रोल करना, तुमने उसको ऑब्जर्व किया, फिर तुमने उसको अपने आप को इंस्ट्रक्ट किया कि नहीं 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 ये नहीं करना, और उसके बाद तुमने उसको, जब तुमने कर लिया वो काम, फिर तुम उससे अपने आप को सेल्फ रीइंफोर्स करोगे। एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने मुझे पैकेज फूड नहीं खाना, मैंने मुझे पैकेज फूड नहीं खाया, पहली बार मैंने ये देखा मैं पैकेज फूड बहुत खाती हूँ, जो एक्चुअली मैं अपनी रियल बात कर रही हूँ, मैं पैकेज फूड बहुत खाती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं पैकेज फूड अब ज्यादा नहीं खाऊंगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन कि मैं बहुत पैकेज फूड खाती हूँ और मुझे उसको चेंज करना है। सेल्फ इंस्ट्रक्ट क्या करूंगी, अब मुझे पैकेज फूड नहीं खाना है, मुझे पैकेज फूड नहीं खाना, मैं आपको ऐसे सेल्फ इंस्ट्रक्ट करूंगी, और उसके बेसिस पे जब मैं ऐसा कर लूंगी तो मैं अपने आप को रीइंफोर्स कर दूंगी स्वादली पीनट बटर से। देखो प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, एक्चुअली आई लाइक इट। ठीक है, हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन, what do you under how do you define personality and what are the main approaches to study personality? ठीक है, तो पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी कहाँ से डिराइव हुई है, एक लैटिन वर्ड पर्सोना दैट इज कॉल्ड अ मास्क, जो ग्रीक एक्टर्स यूज करते हैं थिएटर में, जिससे कि वो एक नया रोल अपने चेहरे पे लगा सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम किसी रोल में इतना घुस जाते हैं कि हमारा रियल सेल्फ और जो हमने लगाया हुआ है मास्क, उसके रोल और हमारे रियल रोल के बीच में क्लैश हो जाता है। कभी कभी जो हमने आर्टिफिशियल सेल्फ लगाया होता है वो हमारा पर्सनालिटी का पार्ट बनने लगता है, तो इसीलिए हमारे हमें उस दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर हम अपने अपन लोग की लैंग्वेज में बात करें तो पर्सनालिटी मतलब लोगों की बाहरी अपीयरेंस के बेसिस पे हम पर्सनालिटी बोलते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में पर्सनालिटी का मतलब कुछ ऐसे वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर जो हर टाइम पूरे टाइम स्टेबल रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, और कभी कभार अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होते हैं, लेकिन अराउंड दैट बिहेवियर ही रहता है। ऐसा नहीं है बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। तो personality refers to characteristic way of responding to individual and situation. Also refers to unique way qualities that characterize an individual's behavior across different situations over a time period. ठीक है, कितने अप्रोचेस हैं, बहुत सारे। पहला था टाइप, ट्रेट, साइकोडायनेमिक, पोस्ट फ्रॉइडियन, बिहेवियरल, कल्चरल एंड ह्यूमनिस्टिक। इतने सारे अप्रोचेस हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहला आ जाता है ट्रेट अप्रोच, और ये टाइप अप्रोच से डिफरेंट कैसे है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है। ट्रेट अप्रोच पे भी आ सकता है, और ट्रेट अप्रोच क्या है और उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, और टाइप ट्रेट से अलग कैसे है। तो ये डिफरेंस जो है ना, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। चार 6 मार्क्स का यू कैन एक्सपेक्ट। तो ट्रेट अप्रोच क्या है, जो तुम्हारे स्पेसिफिक ट्रेट्स के बारे में बात करता है, जो इंडिविजुअल में हमेशा कंसिस्टेंट और स्टेबल रहता है, जो इंसान को एक दूसरे से अलग बनाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड्स जो है काफी स्टेबल रहते हैं ओवर द टाइम, कंसिस्टेंट रहते हैं सिचुएशंस में, कभी कभी एज पर लाइक एक दूसरे को, लाइक उसकी स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन के बेसिस में एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग भी बनाते हैं। अब आ जाता है कि टाइप और ट्रेट में क्या फर्क है। तो ट्रेट अप्रोच किस पे फोकस करता है, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो एक इंडिविजुअल को दूसरे से अलग बनाता है। टाइप में क्या हो जाएगा, टाइप में कि ह्यूमन पर्सनालिटी को अलग अलग पैटर्न्स पे एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, ट्रेट में क्या है कि इनकी जो डिग्री है, ट्रेट्स की जो डिग्री है वो प्रेजेंट या एब्सेंट होती है, जिसके ऊपर इंडिविजुअल को रेट किया जाता है। वेराज टाइप अप्रोच की अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप में, एक टाइप होता है उसके अंदर काफी पैटर्न्स होते हैं। तो ईच बिहेवियर पैटर्न रेफर्स टू वन टाइप इन विच इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड इन टर्म्स। मतलब क्या होता है टाइप में, मेरे अंदर जो क्वालिटी है एक टाइप बना हुआ है, एक कैटेगरी है इंट्रोवर्ट, और मेरे अंदर इंट्रोवर्ट की सारी क्वालिटीज है, तो मैं उस टाइप को बिलोंग करूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो एलेक्स बहुत कम बोलता है, एलेक्स कॉर्नर में बैठा है, उसको सोशल गैदरिंग नहीं पसंद, ये उसके ट्रेट है। लेकिन टाइप में क्या हो जाएगा, वो एक इंट्रोवर्ट है, सिंपल, क्योंकि ये सारी जो क्वालिटीज है वो इंट्रोवर्ट की क्वालिटीज, तो इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में हम उसको डाल देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये तुम्हारा इसमें आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, हाउ डज फ्रॉइड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोडायनेमिक में एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे आता है, तो इसमें तुम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात करते हो।
ठीक है, क्या है ये, हाउ डज स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इन्होंने क्या बोला था, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड नहीं, ठीक है। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है सिगमंड फ्रॉइड जी का दिया हुआ है, इनके हिसाब से इन्होंने फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस और एनालिसिस ऑफ एरर्स का इस्तेमाल किया था, जिससे कि वो लोगों के अनकॉन्शियसनेस को कॉन्शियस में ला सके। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी के 3 बेसिक एलिमेंट है, इट, ईगो, सुपर ईगो। तो इट हो जाता है तुम्हारा, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, उसको सेटिस्फाई करने से, उसको यूज, वो जरूरत है। और वो जो इच्छा है इड की, उस जब वो पूरी हो जाती है तो उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, तो ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड, सेक्सुअल डिजायर एंड अग्रेसिव इम्पल्सेस। क्यों ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि इसको कोई भी चीज डिले करना अच्छा नहीं, उसको डिले करने का जो दर्द है ना, वो इसको सहना अच्छा नहीं लगता, तो प्लेजर एंड पेन अवॉइड करता है। और इसको लोगों के सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल एक लड़का जिसको आइसक्रीम कोन चाहिए, तो उसका इड क्या बोलेगा, उसको जाओ और जाके आइसक्रीम कोन ले लो, बिना पूछे जाके ले लो, बस तुमको जैसे ठीक लगे तुम ले। ईगो क्या है, ईगो एक बड़ा भाई बहन है, जैसे इड तो छोटा भाई बहन, ईगो जो है एक बड़ा भाई बहन है, जो उसको बोलेगा सुन बेटा, सुन मेरी बात, ऐसे करना ठीक नहीं है, थोड़ा सा रियलिटी में आ जा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल का जो इंस्टिंक्चुअल नीड है, इसको रियलिटी के बेसिस पे पूरा करने की कोशिश करेगा कि अगर वो हो सकता है भी या नहीं। तो ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है और इड को डायरेक्ट करता है कि वो और अच्छे से सही तरीके से बिहेव करे, तो ये काफी पेशेंट और रीजनेबल डिमांड रखता है। जैसे लड़की का ईगो उसको क्या बोलेगा कि अगर तुमने जाके ऐसे ही आइसक्रीम का कोन ले लिया तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, तो बेस्ट तरीका है कि तुम जाके पहले परमिशन ले लो। सुपर ईगो कौन है, हमारे पेरेंट्स, जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल, मोरालिटी पे काम करते हैं, ठीक है। और वो इनको क्या बोलेंगे कि अगर तुमने बिना पूछे लिया तो तुम्हें मिलेगी पनिशमेंट, ठीक है। तो सुपर ईगो इंडिकेट करेगा कि अगर वो अपनी माँ से जाके पूछ लेता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो दैट इज उसका सुपर ईगो यही है कि उसका बिहेवियर मॉरली करेक्ट। और उसके वजह से अगर वो तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर उसने अपनी माँ से पूछ के खाया तो उसको कोई भी तरीका गिल्ट, फियर, एंजाइटी कुछ नहीं हो, ठीक है। तो इसी टर्म्स में इन्होंने, फ्रॉइड ने बताया कि अनकॉन्शियस जो हमारे फोर्सेस हैं, वो हमें काफी, एक्सटर्नल नॉइज आ रही है हॉर्न की, थोड़ा सा प्लीज इसको अवॉइड करना, ठीक है। हाँ, तो मैं यही कह रही, काफी इरिटेटिंग होता है ये, ठीक है। तो फ्रॉइड का क्या कहना है कि जो ये अनकॉन्शियस, बीइंग अनकॉन्शियस, जब हम अनकॉन्शियस रहते हैं तो ये तीनों जो होते हैं ना, ये आपस में लड़ते हैं और इसी की वजह से हमारी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है, ठीक है। ऑल्सो हमारे पास दो इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस होती है, एक लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। तो डेथ इंस्टिंक्ट पे इन्होंने कम फोकस किया है, लाइफ इंस्टिंक्ट पे इन्होंने ज्यादा सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल के बारे में बात करी है, ठीक है। और इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स जो ईड को एनर्जाइज करती है, दैट इज कॉल्ड लिबिडो, जो प्लेजर प्रिंसिपल और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सिक्स पे। सिक्स का जो क्वेश्चन है कि कैसे हॉर्नाय का एक्सप्लेनेशन डिप्रेशन का अल्फ्रेड एडलर से अलग। तो ये दोनों कौन थे, ये दोनों पोस्ट फ्रॉइडियंस थे, है ना। इनकी थ्योरी जो थी वो फ्रॉइड जी से अलग थी। तो कैरन हॉर्नाय का फोकस किस पे था ज्यादा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे, और अल्फ्रेड एडलर का कि हमारे जिंदगी के गोल्स क्या है, पर्सनल गोल्स क्या है ना। तो हॉर्नाय का जो एक्सप्लेनेशन था डिप्रेशन का, वो इस पे था कि अगर बचपन में ही बच्चे का अपने पेरेंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हॉर्नाय का एक्सप्लेनेशन डिप्रेशन का इसी बेसिस पे था, डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दैट इज बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन which are characterized by excessive interference or differences. It would result in क्या होगा, अगर बच्चे और पेरेंट्स के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर काफी वो रह जाएगा कि यार मुझे तो अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करनी, वो एक एंजाइटी, वो रिजेंटमेंट रह जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से वो काफी आइसोलेटेड और हेल्पलेस फील करेंगे। लेकिन
अगर मैं ये बात करूं एल्फ्रेड एडलर के बेसिस पे, उन्होंने डिप्रेशन किस चीज पे एट्रीब्यूट किया, उनके हिसाब से एल्फ्रेड एडलर के हिसाब से डिप्रेशन जो है, जब हमें कोई भी चीज पूरी नहीं मिलती है, हम किसी चीज के लिए जब पूरे सक्षम नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन होता है। दैट इज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारा डिप्रेशन अराइज होता है, जो बचपन में होता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो भी पर्सनल गोल है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, जो एज अ इंडिविजुअल हमें एक सुरक्षा महसूस करवाए और हमें एक इनएडिक्वेसी के फीलिंग से ओवरकम करने में हेल्प करे। तो अगर हम एज अ इंडिविजुअल हमें ये सब चीजें नहीं मिलेगी, अगर हम अपने गोल्स अटेन नहीं कर पाएंगे और अगर हम इंफीरियोरिटी को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, तो इट वुड लीड टू डिप्रेशन। सेवेंथ आ जाता है, व्हाट इज द मेन प्रोपोजिशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक पर्सनालिटी एंड व्हाट डिड मैस्लो मीन बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पूरा सेल्फ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में है, 2 पेज का ये आंसर है और ये सबसे हाईली इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास जब मैं पढ़ा रही थी ये पोर्शन में, तब भी मैंने बताया था और मैं अब भी बता रही हूँ, ये 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो को फाउंडिंग फादर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, जिन्होंने पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में अपना काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। इनकी थ्योरी जो है, इन दोनों की जो थ्योरी है, तो वो लोगों की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, पर्सनल ग्रोथ के लिए, इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव एटीट्यूड, फीलिंग, बिलीफ पे, हर चीज के बारे में फोकस करने, जिससे वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सके। और उनको उनका ये भी मानना है कि ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, उनमें बढ़ने और ग्रो करने की क्षमता है, उनको अपना एक फुल्ली फंक्शनिंग और सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन बनने की भी उनके अंदर क्षमता है। अगर मैं कार्ल रॉजर्स की बात करूँ, तो उन्होंने फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल के बारे में बात करी है, जो कोशिश करता है कि वो अपने पूरे टैलेंट, अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, अपनी हर एक चीज से एक फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी फुलफिलमेंट की वजह से उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और ये एक इनबॉर्न टेंडेंसी है, जिससे कि वो जो चीज ऑलरेडी हमारे अंदर इनहेरिटेड है, ठीक है, हमने इसको सीखी नहीं है, हमारे साथ ऑलरेडी है। कार्ल रॉजर्स ने 2 बेसिक असम्पशंस दिए हैं, एक कि बिहेवियर गोल डायरेक्टेड है और दूसरा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कि बिहेवियर जो है विल ऑलवेज चूज, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग अच्छे नहीं, जो लोग डिसिप्लिन वगैरह पसंद करते हैं, उन वो लोग अडेप्टिव और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर को ही चूज करेंगे। रॉजर ने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे भी फोकस किया है, जहाँ पे उन्होंने ट्रू सेल्फ को पाने की बात करी है, और उन्होंने उसके साथ आइडल सेल्फ का भी कॉन्सेप्ट जोड़ा है, जो हम बनना चाहते हैं। तो अगर ट्रू सेल्फ और आइडल सेल्फ के बीच में एक मेल होगा, तो तुम खुश रहोगे, लेकिन अगर मेल नहीं होगा, कोई मैच नहीं है, ट्रू सेल्फ यहाँ और आइडल सेल्फ यहाँ, ऐसे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, तो तुम ना खुश रहोगे ना संतुष्ट रहोगे। ठीक है, और उनका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हमें अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज करना है, जिससे कि हमारा सेल्फ ग्रो करे, एक्सपैंड कर सके और सोशल बन सके। ठीक है, अब रॉजर के हिसाब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहाँ पे हम अपनी चीजों को सीखते हैं, इवेलुएट करते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्टर करते हैं। और हमारे रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस भी हैं, जहां पर अगर सोशल कंडीशन पॉजिटिव होंगे, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम भी हाई होगा। अगर सोशल कंडीशंस नेगेटिव होंगे, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम कम होगा। जिन लोगों में ज्यादा सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम होगा, वो अपने गोल्स की तरफ ज्यादा मूव करेंगे, वो ज्यादा ओपन रहेंगे टू देयर न्यू एक्सपीरियंसेस, है ना, एंड देयरफॉर दे कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। मैस्लोव्स व्यू ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? ये तो यहाँ तक कार्ल रॉजर था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो के हिसाब से, इन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था मोटिवेशन समझने के लिए। इनके हिसाब से कोई भी जो साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन है, उनके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, दैट इज अ स्टेट इन विच पीपल हैव रीच्ड देयर ओन पोटेंशियल। ठीक है, मैस्लो का हर इंसान के बारे में एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव व्यू है कि वो लोगों को प्यार दे भी सकता है, उसको मिल भी सकता है, वो दो खुशी दे भी सकता है, उसको मिल भी सकती है, और वो एक अच्छा काम भी कर सकता है, उसके अंदर ये तीनों काम करने की क्षमता है। और उनके हिसाब से इंडिविजुअल्स जो है, दे कैन एक्चुअली, ह्यूमंस जो है, दे कैन शेप देयर लाइफ
सो दैट दे कैन रीच देयर फुलेस्ट पोटेंशियल और अपने लाइफ को वो गवर्न कर सके। तो यही है पूरा ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट क्या होता है और क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं इन मेथड्स में। तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी क्या क्या तरीके हैं। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल मेथड हैं पर्सनालिटी असेसमेंट में जो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हैं किसी के भी बारे में। पहला है हमारे पास इंटरव्यू, मतलब वन ऑन वन जब हम इंफॉर्मेशन किसी से लेते हैं। ठीक है, तो मैं तुमसे सोच सवाल पूछूंगी तो मुझे उसका जवाब दोगे। तो ये एक डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग होती है जिसके बेसिस पे मैं थोड़ा, ये इन डेप्थ टाइप का इंटरव्यू होता है जिससे मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन डीप जाके लूँ। एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जहाँ पे मैं तुमसे नॉर्मली, मेरे पास कोई क्वेश्चन रेडी नहीं होता, मैं बस उसके बेसिस पे तुमसे बात करती हूँ, उसके अराउंड मुझे बस टॉपिक्स पता है मुझे तुमसे किस बारे में बात करनी है। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जहां पर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है और उसी में मैं तुमसे सवाल करती हूँ एंड फिर मैं उसके बेसिस पे कंपैरिजन करती हूँ। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशन क्या है, ट्रेनिंग लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है ना, और मतलब साइकोलॉजिस्ट की एक मेच्योरिटी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे एक डेटा निकल के आए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इतना होशियार तो होना चाहिए कि उसको एक डेटा निकाल सके। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अलग तरीका है जिससे कि हम किसी की पर्सनालिटी समझ सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो ये इसके लिए भी काफी ज्यादा हमें ट्रेनिंग लगेगा, काफी ज्यादा स्किल्स लगती है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, जिससे हम क्लाइंट के इनसाइट के बारे में एक डेटा ले सकते हैं। इसका लिमिटेशन क्या, वही सेम जो ऊपर वाले में था, ट्रेनिंग लगेगा, डिमांडिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, मेच्योरिटी ज्यादा होगा और ऑब्जर्वर के प्रेजेंस से रिजल्ट खराब भी हो सकता है। ये सवाल तुम्हारा शायद आ सकता है क्योंकि ये बिहेवियरल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बिहेवियरल रेटिंग। मैं बस ऑलरेडी चीजें दी हुई है, ये एक ऐसा होता है जहाँ पे जो हम एजुकेशन और इंडस्ट्रियल सेटिंग में यूज करते हैं। ये उन लोगों से लिया जाता है जो तुम्हारे साथ काम करते हैं या जो तुम्हारे आजू बाजू रहते हैं, टेकन फ्रॉम पीपल हु नो द असेसी इंटीमेटली, मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे तुम्हारे दोस्त हो गए, तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, और काफी उन लोगों ने से उनके साथ इंटरेक्शन कर लिया है और उनको ऑब्जर्व करने का मौका, तो वो लोग ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो इंडिविजुअल कुछ कैटेगरीज में डालते हैं और हर कैटेगरी के अलग नंबर और डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंगली रेटिंग्स दी जाती है और उनके ट्रेड्स को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। तो इस मेथड के लिमिटेशन क्या है, पहली बात, रेटर अपने बायसेस दिखा सकता है तुम्हारी तरफ अगर उसको कोई बायस होगा। अगर एक अच्छी चीज के बेसिस पे वो तुम्हें पूरा जनरलाइज कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड हैलो इफेक्ट। एक पूरे चीज के ऊपर तुम्हें वो पूरा जनरलाइज कर रहा है, तुम्हें उसी नजर से पूरा देख रहा है जबकि तुम्हारे अंदर अच्छाई है, उसको एक हॉर्न इफेक्ट। ठीक है, ऑल्सो वो इंडिविजुअल को या तो मिडल स्केल में ही डालेगा, मिडल कैटेगरी बायस, या एक्सट्रीम्स में ही डालेगा तो एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस, इन ऑर्डर टू अवॉइड। वैसे ये होता है ना कि या तो मिडल में ही डालेगा या तो लेफ्ट में डालेगा तो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में डालेगा, ऐसे वाले भी चीजें होती है। तो रेटिंग में यही प्रॉब्लम है। फिर आ जाता है नॉमिनेशन जो पीयर असेसमेंट के बेसिस पे होता है, जहां पर काफी लंबे इंटरेक्शन के बेसिस पे हम देखते हैं उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं जिन लोग के साथ ज्यादा लंबे तक इंटरेक्शन है और जो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो हर एक इंसान को बोला जाता है कि तुम एक ऐसे इंसान को चूज करो जिसके साथ तुम खेलना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, बैठ के बात करना चाहते हो, ये सब। ठीक है, और क्यों करना चाहते हो इसका रीजन भी बताओ, उसके बेसिस पे नॉमिनेशन होते हैं जिससे हम लोगों की पर्सनालिटी और बिहेवियर क्वालिटी के बारे में चीजें निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसमें पर्सनल बायस के लिमिटेशन आ जाते हैं। एंड द लास्ट इज सिचुएशनल टेस्ट, जो एक सिचुएशन के बेसिस पे है और तुम्हें बताना होता है कि तुम इस टेस्ट में क्या करोगे अगर ऐसा सिचुएशन तुम्हारे साथ आया तो। ठीक है, वही है। तो मतलब अ पर्सन इज टू परफॉर्म अ गिवन टास्क विद अदर पर्सन वर इंस्ट्रक्टेड टू डू इट नॉन कोऑपरेटिव और इंटरफेयरिंग। तो ये एक टाइप का रोल प्लेइंग होता है जहाँ पे वेयर द पर्सन इज इंस्ट्रक्टेड टू प्ले अ रोल, जहाँ पे उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और एक वर्बल रिपोर्ट भी उससे ली जाएगी कि वो क्या करेगा।
दैट इज अ सिचुएशनल टेस्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। फिर आ जाता है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट एंड व्हाट आर द टू मेजर स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट। मैंने कहा था इन सब के ऊपर ऐसे क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली छप के पेपर में आते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी क्या, सेल्फ रिपोर्ट मेजर होता है, उसमें तुम इंसान से साफ साफ खुद पूछते हो क्या है, एक तुम्हारे पास रिस्पॉन्सेज तुम देते हो ऑन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट योर ओन फीलिंग्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है यूजिंग नॉर्म्स। दो ऐसे कोई वाइडली यूज बताओ, एक मिनीसोटा एमएमपीआई यूज कर लिया, ठीक है, एमएमपीआई का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, फिर आइजिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, और फिर उसका लिमिटेशन देके तुमने इसको वो खत्म कर दिया, सोशल डिजायरेबिलिटी एंड एक्विजिशंस। ओके, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इस पे तो सबसे ज्यादा आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होता क्या है, वो क्या मेजर करता है, कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है, उसमें तुम क्या मेजर करते हो, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। उसके वेरियस प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं क्या, ये भी तो बताना है। रोशाक है, थीमेटिक है, रोजनवेग है, सेंटेंस कंप्लीशन है, ड्रॉ पर्सन है, और फिर तुम्हें लिमिटेशन के साथ इस आंसर को खत्म करना है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अरिहंत के बारे में है, ये केस है, पर ऐसा क्वेश्चन भी यू कैन एक्सपेक्ट। एक अरिहंत है, एक अरिहंत नाम का एक लड़का है, ही वांट्स टू बिकम अ सिंगर, लेकिन वो जो है एक डॉक्टर की फैमिली है, उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो डॉक्टर की है, ठीक है। दो उसके फैमिली मेंबर ये बोलते हैं कि वो उसको प्यार करते हैं, लेकिन उसके इस करियर के जो उसका सिंगिंग का जो करियर है उसको मना करते हैं, तुम्हें वो नहीं करना। अब कार्ल रॉजर की टर्मिनोलॉजी से बताओ अरिहंत की फैमिली का क्या एटीट्यूड है। क्या अरिहंत की फैमिली कंडीशनल रिगार्ड शो कर रही है या अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो कर रही है, बताओ। यस, कंडीशनल, जिसने कंडीशनल बोला वेरी गुड, कंडीशनल शो कर रही, कंडीशन है। अरिहंत की फैमिली चाहती है कि वो, अरिहंत सिंगर बनना चाहता है लेकिन उसकी फैमिली चाहती है कि वो सिंगर ना बने, ठीक है ना। ये जो डिसअप्रूवल है ना उसके करियर का, वो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं क्या होगा, दे विल डिसअप्रूव हिज चॉइस ऑफ करियर एज दे वांट हिम टू बी करियर टू सेटिस्फाई द सेल्फ कॉन्सेप्ट। किसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपनी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसका उनका बेटा डॉक्टर ही बने, लेकिन ये क्या बनना चाहता है, सिंगर। दे वांट हिम टू परस्यू द करियर ऑफ द इनहेरिटेड नेचर, और उसके साथ वो काफी जिद्दी है। इवन तो वो उसको प्यार करते हैं लेकिन वो जिद्दी है कि उसको यही करना है। लेकिन अब इसमें कार्ल रॉजर की कौन सी टर्मिनोलॉजी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, बहुत ज्यादा इसमें आ जाती है। अब क्योंकि अरिहंत बनना चाहता है सिंगर, वो उसकी फैमिली के विचार से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसकी वजह से सोशल कंडीशन डेवलप हो जाएगी, तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम कम होगा। हाँ, क्या उसकी वजह से उसको अच्छा नहीं लगेगा, यस, वो अपने गोल्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा, जिससे वो फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल नहीं बन पाएगा। उसके साथ साथ उसका जो आइडल सेल्फ है, उसका आइडल सेल्फ है कि उसको सिंगर बनना है, लेकिन उसका रियल सेल्फ है कि वो इज नॉट ड्यू टू द फेमिलियल सेल्फ। अब यहाँ पर ये हो जाएगी कि उसका आइडल सेल्फ हो जाएगा कि उसको वो सिंगर बनना है, और रियल सेल्फ जो है वो फैमिली प्रेशर की वजह से वो नहीं बनना चाहता, दैट इज डॉक्टर, ठीक है। तो ये जो रियल और आइडल सेल्फ के बीच में जो डिस्क्रिपेंसी होगी, उसकी वजह से वो ना संतुष्ट होगा ना खुश रहेगा। तो ये जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का जो प्रोविजन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आता है एम्पैथी। जब तुम सामने वाले इंसान जो फील कर रहा तुम भी वैसा ही फील करो, तो उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी, प्यार, जो ये सब चीजें है ना, ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स फैक्टर्स, जो अरिहंत के लिए अभी जरूरी है। और रॉजर्स के हिसाब से पर्सन को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तभी मिलेगा जब वो इंसान को, वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचेगा, वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे तभी पहुंचेगा जब उसको ये कंडीशन मिलेगी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो उसकी जो इनएबिलिटी है टू परस्यू सिंगिंग विल नॉट अलाउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टू अकर, और जो उसको एक फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल और एक हेल्दी इंडिविजुअल बनने से रोके। तो ये है केस। और इस टाइप का एक क्वेश्चन, मतलब यही सेम क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगी, बट इसी लाइन पे एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है। और बोर्ड्स वाले, सीबीएसई वाले आजकल ऐसे ही सवाल देते भी। तो इसी के साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और ग्लॉसरी टर्म डिस्कस कर लिए हैं। एक बार तुम प्रैक्टिस शीट देख लो जो 25 पेज की है। इसके अंदर लगभग, एक सेकेंड, हाँ, इसके अंदर तुम्हारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, एमसीक्यूज कितने हैं, 1 2 3, तुम्हारे टोटल एमसीक्यूज हैं इसके अंदर, देख रहे हो, 31 एमसीक्यूज है। ठीक है, सबके साथ आंसर भी लिखा है और एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। उसके बाद तुम्हारे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन तुम्हारे 32 से लेके 44 तक हैं, तो कम से कम 12-13 क्वेश्चन होंगे। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, और उसके साथ तुम्हारा सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी है जो तुम्हारे स्कूल में बहुत ज्यादा आता है और बोर्ड में भी आता है, और फिर मैच द फॉलोइंग भी है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस शीट जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इस चैप्टर में टोटल 68 क्वेश्चन। देखो, जो मैं तुम्हें चैप्टर के लिए इतनी इतनी चीजें दे रही हूँ ना, तो ये बात समझो कि तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तुम्हारा ग्लॉसरी, तुम्हारा एमसीक्यू, तुम्हारा ग्लॉसरी, तुम्हारा प्रैक्टिस शीट, तुम्हारे एनसीईआरटी, इन सब चीजों में अगर तुम्हारी मास्टरी है तो तुम आराम से अपना पेपर अच्छे से कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, सच में नहीं होगा। ओके, तो ये जो प्रैक्टिस शीट है प्लीज इसको पढ़ो। ठीक है, और अगर जैसे तुम यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पर तुम यहाँ से भी क्लिक करके तुम इसकी साइट पे जा सकते हो, जो हमारा माइंड शास्त्र का जो यूट्यूब पेज है वहां जा सकते हो, और साथ साथ माइंड शास्त्र का जो टेलीग्राम पेज है उसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दी ही होती है, लेकिन अगर तुम्हें पीडीएफ भी कहीं से मिल जाए, इन केस अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें फॉरवर्ड कर दे, तो तुम यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और क्योंकि यहीं पर टेलीग्राम पे तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी, तो प्लीज ये प्रैक्टिस शीट बनाओ, क्योंकि ये बनाओगे ना तो तुम्हारा एक्चुअली चैप्टर के बारे में एक छोटा छोटा चीज भी तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा और तुम ना मास्टरी कर लोगे। मेरा ना देखो, अभी थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट तुम्हारा लूंगी, और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मेरा फोकस सिर्फ ये नहीं है कि मैं तुम्हें बस पढ़ाऊं। मेरा फोकस सिर्फ ये नहीं है कि मैं तुम्हारा सिलेबस खत्म करवा दूं, तुम्हें मैं बोर्ड्स पास करवा दूं अच्छे नंबरों से, एंड देन माय वर्क इज डन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा काम उसके बाद भी चलेगा तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करवा के, तुम्हें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा के तुम्हें छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। ठीक है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ अभी एक रिश्ता बन गया है। ठीक है, भले ही हम अपन लोग एक दूसरे से ऐसे बात नहीं करते हैं, लाइव पे भी हमारी बात नहीं होती है, जैसे बाकी एजुकेटर्स की तो चलो लाइव चैट भी चलती है, हमारी तो वो भी नहीं चलती है ना, मैं तो रिकॉर्डेड में कर रही हूँ। लेकिन आई जस्ट फील कि मेरे कैमरा के उस पार ना कोई है जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे समझ रहा है कि मैं क्यों ये इतनी मेहनत कर रही हूँ, है ना। तो आई जस्ट फील कि तुम अगर ये सब कर लोगे तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा, और तुम इस चैप्टर के में ना मास्टर बन जाओगे। तुम इस चैप्टर के बारे में कोई कुछ भी बोलो, तुम ऐसे फिंगर टिप्स पे बता दोगे सब। मुझे अंदर, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। और सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं, जिंदगी के मामले में भी मैं तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ये मत समझना कि दीदी से बस हमने पढ़ लिया 12th उसके बाद तो दीदी से छुटकारा मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसके बाद भी तुम्हें कभी भी कोई भी तुम्हें मुश्किलें होंगी ना, तुम्हें कोई भी परेशानी होगी ना, तो दीदी तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। बस एक काम तुम्हें तब वहां पे करना है, एक मेल तुम्हें बस मुझे बस करना है, बस उसके बाद तुम बस ये, फिर ये तुम मत देखना कि दीदी का मेल है, तुम्हें फिर इस बात का तुम्हें शिकवा नहीं होगा, तुम्हें गिला शिकवा इस बात का तो कभी नहीं होगा कि दीदी ने मुझे वापस रिप्लाई नहीं किया। तो बस एक मेल करके तो देखो, चाहे कोई भी मेल, डाउट का हो, कोई प्रॉब्लम तुम्हें शेयर करना हो, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पढ़ाई के बिना हो, तुम्हें ऐसे मुझसे नॉर्मल 1-on-1 बात करनी, तुम करके तो देखो। अगर दीदी नहीं जवाब देगी, दीदी अगर मेल का जवाब नहीं देगी, फिर तुम दीदी से फिर दीदी अपना वो बताएगी क्यों नहीं किया। फिर तुम दीदी से सवाल करना कि आपने क्यों नहीं जवाब दिया, तुम एक बार भेज के तो देखो, इसके बाद बोलना।
कि मैं तुम सबके लिए, क्योंकि तुम सब मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, तुम्हारी वजह से ही मैं ये एवरी डे मुझे ये मोटिवेशन आता है कि मैं ऐसे ना इतने इतने एक एक घंटे का वीडियो में रिकॉर्ड करूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे कैमरा के उस पार कोई मुझे सुन रहा है, समझ रहा है, मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि यस, आई एम एबल टू हेल्प समवन, है ना, अपने, क्योंकि मुझे ये गाइडेंस नहीं मिला था, मुझे इस टाइप से ऐसा कोई था नहीं पढ़ाने वाला, साइकोलॉजी ऐसे मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं, बट आई जस्ट फेल्ट कि आई जस्ट वांट कि भाई मैं लोगों को पढ़ा सकूं, ठीक है। तो इसी के लिए ये एक मेरा छोटा सा जेस्चर है, ये मेरे सब्जेक्ट के लिए मेरा आई थिंक कंट्रीब्यूशन है कि मैं 11th 12th वाले बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाऊं, मैं उनके अंदर थोड़ा सा साइकोलॉजी का इंटरेस्ट ला पाऊं, है ना, कि वो साइकोलॉजी पढ़े, अगर उनके स्कूल में अवेलेबल है तो पढ़े, अगर स्कूल में अवेलेबल नहीं भी है तो कॉलेज में लेके पढ़े, लेकिन पढ़े, कि इट इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ठीक है। सो यही बात है। तो इसी के साथ अपन लोगों की फाइनली चैप्टर 2 खत्म हो चुकी है, हमारी शंखनाद हो गया है, और अब हमारे चैप्टर की समाप्ति। अब हम कल दैट इज मंडे से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज कॉल्ड मीटिंग लाइफ, ठीक है। सो इसी के साथ सी यू लेटर, सी यू वेरी सून, सी यू टुमारो एट 7 PM जो हमारा ऑलरेडी टाइम है, ठीक है। कल हम मिलेंगे एंड हम सब कल ये सब 3rd चैप्टर जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तुम्हें स्ट्रेस में बहुत मजा आएगा, स्ट्रेस में मजा नहीं आएगा, स्ट्रेस के बारे में पढ़ने में मजा आएगा, बिकॉज इट इज वेरी रिलेटेबल टू यू। ओके, सो सी यू टुमारो एट 7 PM, टिल देन खाना खा लो, तुम भी खा लो, मैं भी खा लेती हूँ, है ना, एंड एंजॉय योर संडे जो थोड़ा बहुत बच गया है, सो एंजॉय दैट। और फिर हम कल मिलते हैं, कल तुम्हारा स्कूल भी है, तो विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फॉर मंडे, है ना, पहला दिन है तुम्हारा, मतलब फिर नया वीक शुरू होगा, है ना। सो विशिंग यू अ गुड डे अपकमिंग, लाइक विशिंग यू अ गुड डे टुमारो, ठीक है। सो सी यू टुमारो एट 7 PM इसी टाइम पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, and till then take care, see you, tata, bye bye.